नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। विशाल स्टार कास्ट, हॉलीवुड स्तर का वीएफएक्स और आग की लपटों के बीच बेकाबू रफ्तार। 1980 में आई बी.आर. चोपड़ा की एक एक्शन डिजास्टर फिल्म महज एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सीमाओं को लांघने की एक जिद्दी कोशिश थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने प्रदर्शन के वक्त तो असफल मानी जाती हैं, लेकिन दशकों बाद उसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिलता है। उन्हीं में से एक था ये एक्शन डिजास्टर फिल्म। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के उत्तरार्ध में जब पूरी दुनिया में डिजास्टर फिल्मों का बोलबाला था, यानी आपदा आधारित फिल्में, तब भारत में भी एक ऐसा सपना देखा गया जिसने उस दौर के सिनेमाई व्याकरण को बदल कर रख दिया। वो दशक वैश्विक सिनेमा के लिए तबाही के दृश्यों का दौर था। हॉलीवुड में द टावरिंग इन्फर्नो में जलती हुई गगनचुंबी इमारतों और एयरपोर्ट में हवाई हादसों के दृश्य दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा ने विनाश को एक मनोरंजक तमाशे में बदल दिया था। ऐसे में ये जरूरी था कि हिंदी सिनेमा भी इस विधा में हाथ आजमाए। बी.आर. चोपड़ा और उनके बेटे रवि चोपड़ा कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्योंकि उस दौर में जेट लाइनर्स या परमाणु पनडुब्बियों जैसे संसाधन जुटाना भारतीय फिल्मकारों के लिए मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने भारत की जीवन रेखा यानी रेल को चुना। उन्होंने सुपर एक्सप्रेस नाम की एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो आधुनिकता का प्रतीक तो थी, लेकिन जल्द ही एक जलते हुए ताबूत में बदलने वाली थी। अक्सर आपदा फिल्में कुदरती कहर पर आधारित होती हैं, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने इसकी कहानी पूरी तरह से इंसानी जलन और बदले के इर्द गिर्द बुनी थी। फिल्म के केंद्र में दो इंजीनियर थे, विनोद और रंजीत। विनोद की बनाई हुई सुपर एक्सप्रेस को जब मंजूरी मिली तो रंजीत की व्यावसायिक जलन नफरत में बदल गई। बदले की इसी आग में रंजीत ने ट्रेन के इंजन में बम प्लांट कर दिया। ड्राइवर की मौत के बाद बिना ब्रेक के दौड़ती ट्रेन और उसमें लगी आग ने एक ऐसा दृश्य पैदा किया जो भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। फिल्म की पटकथा एक टिक टिक करती घड़ी की तरह थी, जहां सैकड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ जंग लड़नी थी। दोस्तों, ये फिल्म थी द बर्निंग ट्रेन। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब मल्टी स्टारर फिल्में सफलता की गारंटी मानी जाती थी। बी.आर. चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए उस समय के लगभग हर बड़े सितारे को एक छत के नीचे ला खड़ा किया। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और नीतू सिंह जैसे दिग्गजों ने इस फिल्म को एक ग्लैमरस रूप दिया। दिलचस्प तथ्य ये है कि मूल रूप से अमिताभ बच्चन को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इसे मना कर दिया था। रवि चोपड़ा इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर बनाना चाहते थे। प्रेरणा के लिए उन्होंने हॉलीवुड की द टावरिंग इन्फर्नो और 1975 की जापानी थ्रिलर द बुलेट ट्रेन का सहारा लिया। तकनीकी रूप से फिल्म को पुख्ता बनाने के लिए हॉलीवुड के मशहूर तकनीशियन पॉल वर्थजेल को बुलाया गया। भारतीय क्रू के पास उस समय इतने बड़े पैमाने पर आग और तबाही के दृश्य फिल्माने का अनुभव नहीं था। वर्थजेल ने अपने विशेषज्ञता से उन दृश्यों को सजीव बनाया जो आज भी देखने पर प्रभावशाली लगते हैं। ये वो दौर था जब सीजीआई जैसा कुछ नहीं था, इसलिए जो कुछ भी पर्दे पर दिखता था वो काफी हद तक वास्तविक और मैकेनिकल था। फिल्म का निर्माण किसी एडवेंचर से कम नहीं था। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग में सामान्य फिल्मों से दोगुना समय लगा। फिल्म का जो शुरुआती कट तैयार हुआ था वो करीब 4.5 घंटे लंबा था, जिसे बाद में बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए काफी काटा छाटा गया। फिल्म की वास्तविकता के लिए बड़ौदा और हलोल के बीच एक असली रेलवे ट्रैक बुक किया गया था। आग के दृश्यों को नियंत्रित रखने के लिए ट्रेन के डिब्बों में विशेष गैस पाइपलाइन बिछाई गई थी
ताकि शूटिंग के दौरान सुरक्षा बनी रहे। इन तमाम सावधानियों के बावजूद रेलवे की संपत्ति को कुछ नुकसान पहुंचा था, जिसने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थी। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद संगीत फिल्म का मजबूत पक्ष रहा। आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म के टाइटल म्यूजिक के लिए हिंदी सिनेमा में पहली बार वोकोडर मशीन का इस्तेमाल किया था। वो रोबोटिक यांत्रिक आवाज आज भी फिल्म की पहचान है। इसके अलावा पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाज में तेरी है जमीन तेरा आसमान गाना आज भी स्कूल की प्रार्थनाओं और राष्ट्रीय पर्वों का अभिन्न हिस्सा है। वहीं पल दो पल का साथ हमारा जैसा कव्वाली गीत आज भी अपनी ताजगी बनाए हुए हैं। संगीत ने फिल्म के भारी भरकम माहौल को थोड़ा संतुलित करने का काम किया था। 20 मार्च 1980 को जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उम्मीदें आसमान पर थी। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ गई। भारी बजट और प्रमोशन के बावजूद ये अपनी लागत मुश्किल से वसूल कर पाई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद तब भारतीय दर्शक इस तरह के हाईटेक प्रयोग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब प्राइवेट चैनलों और दूरदर्शन पर इस फिल्म का प्रसारण शुरू हुआ तो नई पीढ़ी इसकी दीवानी हो गई। आज इंटरनेट पर जब इसके क्लिप्स वायरल होते हैं तो लोग तारीफ करते नहीं थकते। द बर्निंग ट्रेन भारतीय फिल्मकारों की उस हिम्मत की मिसाल है जिसने बिना किसी आधुनिक तकनीक के बड़े सपने देखना सिखाया। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सिनेमा केवल कहानी कहना नहीं, बल्कि असंभव को पर्दे पर उतारने का एक जुनून भी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।